तो हेलो गाइस, एंथ्रो स्टडी आप सभी का स्वागत करता है आज के हमारे एक नए वीडियो में। जी हाँ गाइस, मॉक टेस्ट सीरीज़ की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत किया जाता है। तो मैं आज टॉप 15 क्वेश्चंस करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले यूजीसी नेट एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पूछा गया, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे अपीयर्ड इन पैलेडिक कल्चर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लूटेड कोर, एमॉर्फस कोर, टॉर्टोइस कोर और डिस्कॉइड कोर। इसको अरेंज करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है, बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो सबसे पहले एमॉर्फस कोर आया था, ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे है। उसके बाद डिस्कॉइड कोर आए थे, सेकंड टॉर्टोइस कोर उसके बाद आए थे, और फोर्थ में सबसे लास्ट फ्लूटेड कोर आए थे पैरेडिक कल्चर में, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसका बी डी सी ए ऐसा ऑप्शन हो, बी डी सी ए। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है गाइस। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो कमीशंस आई थी, 4 कमीशंस को दिए गए हैं। तो पहला कमीशन है कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, सेकंड है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड बीपी मंडल, शेड्यूल कास्ट ट्राइब एंड कमीशन, जो यूएन देबर सर उसके हेड के कमीशन के हेड थे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस काका कालेकर। तो ये तो बहुत ट्रेंडिंग चला था, तो आपको नाम भी पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसको अरेंज करना है, कौन सबसे पहले आए थे कौन सबसे बाद में आए थे, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं हमारे इन चारों कमीशन की, तो इनको अरेंज करना है सही तरीके से। तो आपको इसके बारे में पता भी रहना चाहिए, और जो ये हेड के नाम दिए गए इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से रख दीजिए। काका कालेकर, बीपी मंडल, यूएन देबर, ठीक है। तो जैसे कि बीपी मंडल ये बहुत ही ज़्यादा अभी रिसेंट वाला है, तो ये 4th नंबर पे आना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन यही होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें बी दिख रहा है आपको, तो ये वाला 4th वाला ऑप्शन। तो इसके हिसाब से जो फर्स्ट आया था वो था ए, ये वाला कमीशन सबसे पहले आया था। फिर उसके बाद हमारा नेशनल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन यानी यूएन देबर, ये थर्ड नंबर पे है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस काका केलेकर जो है वो हमारे 2nd नंबर पे आता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे इस सीरीज में हुआ है ये अरेंजमेंट, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और से एक बार, अरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सोशल हीरार्ची के अनुसार हमको अरेंज करना है एक बार। ब्राह्मण्स दिए गए, क्षत्रिय दिए गए, वैश्य, शूद्र। बी ऑप्शन है शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय, सी ऑप्शन है शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, डी ऑप्शन है वैश्य क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण। तो इन चारों को एक अच्छे ऑर्डर में, जो कि हमारा ऑर्डर है सोशल हीरार्ची का, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सबसे सही है। जी हाँ गाइस, ये ऑप्शन सबसे सही है, क्योंकि यहाँ पे पहले ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, फिर शूद्र। ये सोशल हीरार्ची के अनुसार है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में शूद्र सबसे नीचे आ रहा है, और जो ब्राह्मण है वो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, और इसमें शूद्र सबसे नीचे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सीरीज बहुत बार पूछी गई है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे पूछा गया है लेस्ली ए वाइट का जो काम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो आपको पता होगा कि इस पे 4 ऑप्शन दिए, साइंस ऑफ कल्चर है, द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर है, पीबो ऑफ सैंटो डोमिंगो न्यू मैक्सिको है, मॉडर्न कैपिटलिस्ट कल्चर है। तो ये लेस्ली वाइट के सारे काम है, याद रखिएगा, ये चारों लेस्ली वाइट की काम है। तो याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमको देखना है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है, ठीक है। सीक्वेंस अच्छे से देखना है। नीचे में करेक्ट आंसर कोई भी चूज़ करना है, 1 2 3 4 दिए गए हैं। तो बताइए सबसे पहले जो कौन सी किताब लिखी थी इन चारों में से। तो इन चारों में से सबसे पहली किताब जो लिखी थी वो ये वाली थी, ठीक है। तो इसमें से 2 ऑप्शन है, ये वाले देख लीजिए, द प्यूबो ऑफ सैंटो डोमिंगो ऑफ न्यू मैक्सिको, ये सबसे पहले लिखा गया था। फिर उसके बाद आते हैं हमारे इवोल्यूशन ऑफ कल्चर के ऊपर। जी हाँ गाइस, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर उसके बाद लिखी गई थी, और किसके, साइंस ऑफ कल्चर के बाद, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है हमारा बी वाला, यानी कि ये 2nd नंबर पे आना चाहिए, 3rd नंबर पे, और उसके बाद साइंस ऑफ कल्चर उसके पहले लिखी गई थी, ठीक है। तो ये 2nd नंबर पे आना चाहिए, फर्स्ट, और ये सबसे लास्ट। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें सी ए बी, हाँ सी ए बी और डी हो। तो ये वाला ऑप्शन का इस करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं हर बार। चलते बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ मैनकाइंड इज द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर। तो देखना है कि जो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है इनका एक अच्छे से जो सीक्वेंस है वो है या नहीं है, जैसे कि लाइनेस, ब्लूमबेज, हुटन, गान। तो इन सबको सही से अरेंज करना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, 4 में से कौन सा सही है आप बताइए। तो इसमें जो सही आंसर है गाइस वो है लाइनेस, ब्लूमबीच, हुटन और फिर गैन।
तो ये सबसे सही है यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेंगे। मैंने आज सिर्फ जो सीक्वेंस में अरेंज करने वाले वही क्वेश्चंस को लिया गया और ये बहुत बार कन्फ्यूजिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसी को सही से करना है ताकि हमारे जो मार्क्स है वो पक्के हो जाए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग यानी छोटे तरफ निकले जाना है, यानी कि नैरो डाउन करते जाना है। तो बताइएगा कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे सही है यहाँ पे, यानी एक्यूरेटली सीक्वेंस में किया गया है। फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, जीनस है, स्पेसीज है, फाइलम है। ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन बी को देखा जाए तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज है। सी में है स्पेसीज, ऑर्डर, फाइलम, जीनस, स्पेसीज, फैमिली, क्लासेस। डी में है क्लास, फाइलम, ऑर्डर, स्पेसीज, जीनस, फैमिली। इसमें से देखना है कि सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है, यानी कि जो करेक्ट सीक्वेंस है वही देखना है। तो आपको पता होगा जो ऑप्शन बी है वो सबसे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फाइलम के अंदर आता है क्लास, क्लास के अंदर आता है ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर आता है फैमिली, फैमिली के अंदर आता है जीनस और जीनस के अंदर आता है स्पेसीज। ठीक है, तो ये था इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है इसमें भी सीक्वेंस में अरेंज करना है आपको। जो भी डिस्कवरीज हुई थी कॉम्प्यूटर पॉपुलेशन की उसको अच्छे से अरेंज करना है। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए गए, रोडेशियन मैन, पेकिंग मैन, हेल्डबर्ग जॉ या फिर जावा मैन। इन सारे के सारों को अच्छे से अरेंज करना है कि कौन सबसे पहले पे आए थे और कौन सबसे बाद में आए थे। तो इसमें जो सही आंसर है वो नीचे में कोड वर्ड दिए उनको सिलेक्ट करना है। जैसे कि इसका सही आंसर है जैसे कि जावा मैन, इनकी सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है हेल्डबर्ग जॉ, इनकी बाद में जावा मैन के बाद में डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद रोडेशियन मैन की डिस्कवरी हुई और फिर लास्ट में पेकिंग मैन। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें हो DCAB। जगह सेकंड ऑप्शन दिख रहा है DCAB, ये सबसे करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा जावा मैन की डिस्कवरी पहले हुई थी, फिर हेल्डबर्ग जॉ की, फिर उसके बाद रोडेशियन मैन की, फिर पेकिंग मैन की। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क पब्लिकेशन रिलेटेड टू इवोल्यूशनरी थॉट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन। तो अरेंज करना है क्या बोलते हैं, हमारे जो भी किताबें हैं उसको अच्छे से पब्लिकेशन जो किए गए हैं वो अरेंज करना है। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी थॉट्स जो है ये सब इवोल्यूशनरी थॉट्स जो है जीनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, फिर सिस्टम्स ऑफ नेचर, फिलोसॉफी की, जूलॉजी की। ठीक है, तो इसको अरेंज करना है। तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है फिलोसॉफिकल जूलॉजी की जो है वो सबसे सही आंसर है। इसमें डी वाला सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद जो लिखी गई थी सिस्टम ऑफ नेचर वो आएगी। ठीक है या नहीं? जल्दी बताइए सही है या नहीं? ये सब सही है या नहीं? नहीं गाइस, सिस्टम ऑफ नेचर पहले लिखी गई थी। ठीक है, सिस्टम ऑफ नेचर पहले लिखी गई थी, फिर जूलॉजी फिलोसॉफी जूलॉजी क्यों, फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, याद रखिएगा। और ये सब ना कॉन्सेंट्रेशन वाली बातें हैं। मैं देख रहा था कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है, क्या है, सब चीज़ें। तो यार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि कोई ना कोई देख रहा है करके। ये सब चीज़ें आपके काम में आने वाली है, लाइफ लॉन्ग काम में आएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें लिखा होगा CDBA। तो फोर्थ वाला ऑप्शन का इस करेक्ट आंसर है CDBA। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे रीजनिंग एंड असर्टेशंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि रीजनिंग में पूछा गया, असर्टेशंस में बोला गया है एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी इज नॉट एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट। ठीक है, रीजनिंग में बोला गया है द डाटा आर ऑब्टेन्ड इन द रेंजेस ऑफ ईयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबाउट टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो असर्टेशन बोला गया एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी इज नॉट एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट। ठीक है, और रीजनिंग में बोला गया डाटा आर ऑब्टेन्ड इन द रेंजेस ऑफ ईयर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि ये दोनों एक तो इसमें से ऑप्शंस ऐसे रहेंगे, एक तो ए करेक्ट है या फिर आर करेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट है या फिर आर करेक्ट है, ए रॉन्ग है। ठीक है, असर्टेशन सही है या फिर रीजनिंग गलत है, रीजनिंग सही है तो असर्टेशन गलत है, ऐसे ऑप्शंस पूछे गए। तो इसका आंसर जो है वो बताइए आप जल्दी। इसका जो सही आंसर है वो है बोथ, जो ए और आर है वो दोनों सही है। क्योंकि एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी जो है वो नॉट एकदम एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट नहीं रहती है, वो रेंज देती है इन सालों में। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, जो यानी कि आर जो है रीजनिंग जो है वो सही है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रीजनिंग के ऊपर। तो हमारी आज रीजनिंग में पूछा गया है वारवे इज ए ग्लेशियल डिपोजिट। ठीक है, रीजनिंग में पूछा गया वारवे वन यूज टू डेट आइस एजेस। ठीक है, हाँ सही है, दोनों ए और आर दोनों करेक्ट है यहाँ पे भी। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो है ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी असर्टेशन में बोला गया E.B. टाइलर्स कॉन्सेप्ट इज ऑफ रिलीजियस इज कॉल्ड एनिमिज्म। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में बोला गया E.B. टाइलर बिलीव्स दैट द रिलीजन इवॉल्व फ्रॉम द बिलीव्स ऑफ सोल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए, ए एंड आर बोथ आर ट्रू। सेकंड है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। थर्ड है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एंड फोर्थ है बोथ आर फॉल्स। तो असर्टेशंस एंड रीजनिंग में क्या बोला गया है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं। E.B. टाइलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड एनिमिज्म। सही है ये तो। E.B. टाइलर्स बिलीव्स दैट द रिलीजन इवॉल्व फ्रॉम द बिलीव्स इज सोल। सही है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस जो है, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, क्योंकि फर्स्ट होगा, क्योंकि ए एंड आर बोथ आर ट्रू। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रीजनिंग के ऊपर। तो नेक्स्ट रीजनिंग फिर से पूछा गया, व्हेन राइट्स ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ पर्सन्स आर पार्शियली बोथ टुवर्ड फादर एंड मदर्स साइड इज कॉल्ड केस ऑफ डबल डिसेंडेंट। जब मम्मी और पापा की जो भी राइट्स और प्रिविलेजेस होते हैं वो पार्शियली होती है बच्चे के ऊपर, तो उसे बोलते हैं डबल डिसेंडेंट। ठीक है। और एम्बिलिनल डिसेंडेंट रीजनिंग में बोला गया है, एम्बिलिनल डिसेंडेंट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिसेंट। जो एम्बिलिनल डिसेंट है वो भी एग्जाम्पल है डबल डिसेंट का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइस, डबल डिसेंट का एग्जाम्पल एम्बिलिनल डिसेंट नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है थर्ड, ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स। ठीक है। एम्बिलिनल डिसेंट आपको पता नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रीजनिंग और असर्टेशन ही है। यहाँ पे बोला गया द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रेड कॉम्प्लेक्स वाज डेवलप्ड बाय एलपी विद्यार्थी। और जो रीजनिंग है वो है कि जो अपने एलपी विद्यार्थी है, एलपी विद्यार्थी ने गोंड ट्राइब एलपी विद्यार्थी हैव वर्कड और गोंड ट्राइब। यानी कि मैं फिर से एक बार ये सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट। एलपी विद्यार्थी वर्कड और गोंड ट्राइब, इट इज एन रीजनिंग। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है, बोथ करेक्ट है या फिर ए इज ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइस वो है थर्ड वाला, ए इज ट्रू। एलपी विद्यार्थी ने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम किया है, पर एलपी विद्यार्थी वर्कड ओवर द गोंड ट्राइब, ये गलत है गाइस। इसका एक्सप्लेनेशन ये हो नहीं सकता है रीजनिंग जो है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैं भूल गया था रीजनिंग लिखना, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने रीजनिंग में क्या लिखा है। एलपी विद्यार्थी वर्कड ओवर द गोंड ट्राइब, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें भी असर्टेशंस और रीजनिंग है। अ क्वेश्चनरी इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस सेंड बाय ईमेल टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट देमसेल्फ। ये क्वेश्चनरीज ऐसा सेट होता है जिसमें हम लोग ईमेल करते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो उसको फिल करेगा। ठीक है। और वही लोग फिल करते हैं। और रीजनिंग में बोला गया है देयरफॉर क्वेश्चनरीज कुड नॉट बी अप्लाइड अमंग नॉन लिटरेट पीपल। यानी क्वेश्चनरीज जो है वो नॉन लिटरेट पीपल के ऊपर नहीं अप्लाई होती है, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो क्वेश्चनरीज कैसे सेट करेंगे, उसके बाद ईमेल नहीं होगा, ये सब चीज़ें होगी, तो कैसे वो कर पाएंगे। तो असर्टेशन रीजनिंग बोला गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हमको चूज करना है, ए भी करेक्ट है या फिर बी फॉल्स है, आर फॉल्स है। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा आप बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए तो करेक्ट है। ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हम लोग भले ही उनको नहीं आता है पर शेड्यूल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें शेड्यूल क्वेश्चन होता है जहाँ पे इंटरव्यू पर पूछता है सब्जेक्ट्स को, और सब्जेक्ट्स के हिसाब ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट इंटरव्यूअर जो होता है वो उसके आंसर्स को सिलेक्ट कर लेता है और सब कुछ टिक कर लेता है, या फिर जो भी उसको चाहिए वो फिलअप कर देता है एज अ रिस्पॉन्सिबल टू द सब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका थर्ड वाला आंसर करेक्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि इसको आप सॉल्व करें जल्दी जल्दी। मैं 5 सेकंड का समय दूंगा सब क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और मैं चाहता हूँ कि आपको ये मॉक टेस्ट समझ में आ रही है, ताकि हम लोग फिर से और बहुत सारे टेस्ट सीरीज ला सके ऐसे ही। तो यहाँ का सबसे पहले असर्टेशन में बोला गया है जीन्स आर नाइदर गुड नॉर बैड। ठीक है, समझ में आया। जीन्स ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। देयर सर्वाइवल वैल्यूज डिराइव्ड बाय इन्वायरमेंट इन विच दे आर एक्सप्रेस्ड। उनका सर्वाइवल वैल्यू इन्वायरमेंट की इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है जहाँ पे वो एक्सप्रेस करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बताइए। मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ आपको। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता दूँ, और जिन्होंने पढ़ा है वो सही में उनको पता होगा, कमेंट में ज़रूर बताइए किन किन को ये इसका आंसर पता था। मैं आपको बोल दूँ कि इसका जो सही आंसर है वो है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है।
ये भी करेक्ट है और आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो गाइस जाने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने एक वैल्यूबल टाइम और सपोर्ट हमें दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा सपोर्ट आपका हमारे साथ बना रहे और एंथ्रो स्टडीज़ चैनल ऐसे ही ग्रो करते रहे। ये चैनल जो है वो आपके लिए बना हुआ है, स्पेशली यूजीसी नेट एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी के लिए। एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा। तो ऐसा सपोर्ट और शेयर हमारे चैनल को करते रहिएगा। ये हमारा नहीं बल्कि हम सबका चैनल है, तो याद रखिएगा ये है हमारा सपोर्ट, दी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का सपोर्ट। चलिए बाय, फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ इसी सीरीज में, मॉक टेस्ट के सीरीज में। बाय बाय।